अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल लिखें। जी 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 सवाल लिखें। कल इतना कुछ तो सुना दिया यार। तो फाइनली फिर कंफ्यूजन क्या निकला, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? क्या हुआ, क्या मतलब? हाँ चले भाई, यही कहना था आपको कि फैसला आपने करना होता। हाँ जी सवाल लिखें। सवाल पी एक्वायर्ड है जी। सवाल लिखें, सवाल लिखें। P acquired 2000 shares of S, 2000 shares of S on 1st January 21. On 1st January 21, against following consideration. Against following consideration. Number one, immediate cash payment of. Number one, immediate cash payment of 25 रुपए पर शेयर, ₹25 per share. और नंबर टू, deferred payment of ₹40 per share, ₹40 per share to be settled on 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 24. अच्छा वेन्यू चेंज हो गया लेकिन करना वही है, मतलब छोटी जगह पे होना लेकिन होना वही काम। तो ये आपका काम था सारा? मेरा नहीं, वैसे कह रहा हूं सोसाइटी का था। अब सोसाइटी का ये हां नहीं सर मेरे अच्छा शो स्टॉपर आप ही थे? नहीं सर मैं कुछ ही। अच्छा ऑन पता नहीं क्या ऑन क्या बोल दिया मैंने। टू बी सेटल्ड ऑन 31 दिसंबर 24। डिस्काउंट रेट 8%, डिस्काउंट रेट 8%। और अभी हम ईयर एंड पे खड़े हैं 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22। अभी इस वक्त जो कंसोलिडेशन हो रही है वो 31 दिसंबर 22 है और रिक्वायर्ड वो है जो मैं सामने लिख रहा हूं। नहीं सॉरी, एक चीज और लिखवानी थी। P ओनली अकाउंटेड फॉर, अरे तीसरा भी कोई नहीं है, मतलब 2 पॉइंट थे बस, खत्म हो गए। तीसरा पॉइंट नहीं, बस आगे चल रहा है सवाल, तीसरा नहीं है ये, वो 2 ही पॉइंट थे बस, यानी फॉलोइंग बस 2 पॉइंट थे। अब आगे चल रही है बात। P ओनली अकाउंटेड फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट इन इट्स बुक्स। P only accounted for immediate cash payment in its books, यानी P ने अभी अपनी बुक्स के अंदर वो डेफर्ड वाले का कुछ भी नहीं किया। तो रिक्वायर्ड ये है जो मैं कर रहा हूं। पेरेंट ने अपनी बुक्स में ना इस डेफर्ड का कुछ भी सही रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे कंसोलिडेशन में, मतलब इस एरर को कैसे ठीक करें? एक तो गुडविल निकालते हुए हम सही वाली इन्वेस्टमेंट की फिगर लिखेंगे, और क्या करें? पेरेंट ने कुछ अकाउंटिंग ही नहीं की उसकी,
तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है वो फिर यहां से लेस करेंगे, और नॉन करंट लायबिलिटी डेफर्ड कंसिडरेशन को एज अ लायबिलिटी लिखेंगे। निकालें तीनों फिगर्स, यानी यहां गुडविल की वर्किंग में डेफर्ड के सामने क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं, और बैलेंस शीट में यहां क्या लिखूं। ये तीनों फिगर्स करें कैलकुलेट। 2000 शेयर दिए और कितने पैसे दिए, 25। कितना बन गया। चले यहां मैं गुडविल की वर्किंग में इसके सामने क्या लिखूं, यहां क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करूं, और बैलेंस शीट में यहां क्या लिखूं, ये रिक्वायर्ड है आपसे।
जी जनाब, इधर क्या होगा? 2000 इंटू 40 इंटू 4। एक्विजिशन डेट से तो 4 साल ही दूर है ना ये। 1 जनवरी 21 से गिने 31 दिसंबर 21, 22, 23, 24, 4 साल। ये एक्विजिशन डेट की चीज है। कितना? लेकिन ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो 31 दिसंबर 22 है। कितना अर्सा रह गया? आप बेशक ऐसे कर लें कि 58802 को 2 साल बढ़ा लें। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग, ये 1 जनवरी 21 की फिगर है, 31 दिसंबर 22 तक पहुंचा दें। कितनी? 6858 चले 7। क्यों फर्क पड़ा दोनों में? डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग की वजह से पड़ा है ना, तो इन्हीं का डिफरेंस ही इंटरेस्ट एक्सपेंस है। यानी 68587 माइनस 58802 कितना? 9785। और ये अगर डायरेक्ट वाली बात समझ नहीं आई कोई बात नहीं। इनिशियली हमने कितनी अमाउंट रिकॉर्ड की? 58802। फिर उसके बाद 1 साल गुजरा, इस पे इंटरेस्ट लगाया, कितना? 47। फिर ये फल फूल के बन गया 63506। फिर इस पे 1 साल और गुजरा, फिर इंटरेस्ट लगा 508068। तो आप चाहे ऐसे 1-1 साल करके चल लें। ये गुडविल की वर्किंग में ईयर एंड तक पहुंचते पहुंचते ये बैलेंस शीट में, और ये दोनों ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने वो डायरेक्ट पहुंचा दिया है जी। लीज वाला ना कहें, वो जो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बनाया था अमोर्टाइज कॉस्ट 0 कूपन वाला, उसको कह दें तो वो फिर भी ठीक है। चलो लीज वाला कह दें, कोई बात नहीं, लीज वाला टेबल बना लें जी। अभी कहाँ रिसीव हुई है? रिसीव कौन सी अमाउंट होनी है? अरे रिसीव कौन सी होनी है? पे करना है हमने। वो शेयर खरीद के पैसे देने हैं ना, तो रिसीव थोड़ी करने, पे करने हैं। क्या बताएं इसमें क्या पूछना है? चलो ठीक है जी। ऑटम 2015 करें जी जी। इकतीस दिसंबर 24 कितने पैसे देने? 80,000।
1 जनवरी 21, इस दिन की फिगर तक पहुंचना है, क्या करें? 80,000 पे करना है ना, इस दिन की फिगर तक पहुंचना है, क्या करूं? डिस्काउंट करेंगे, इसको डिस्काउंट कर लें 4 साल, तो यहां तक आ जाएगा। बैलेंस शीट किस दिन बन रही है? इधर। अब इसको बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचाना है, तो 2 साल कंपाउंड कर लें। नहीं करना 2 साल कंपाउंड, एक एक करके स्टेप चल लें। देखिए, जब हम किसी फिगर को डिस्काउंट करके यहां ला रहे हैं, तो फिर जब टाइम गुजरेगा तो उसमें हवा भरनी भी है वापस। हम एक फ्यूचर की अमाउंट में से हवा निकाल लेते हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है, फिर उसमें आस्ता आस्ता हवा भरनी शुरू हो जाती है। तो वो जब हवा भर रही है तो वो कंपाउंडिंग हो रही है। तो मैंने डायरेक्टली 2 साल की हवा भर दी। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लें, एक एक साल की हवा भर लें। जी, रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर होती है, दोनों साल का। पेरेंट ने ना ये रिकॉर्ड किया ना ये रिकॉर्ड किया, तो रिटेन अर्निंग तो क्यूम्युलेटिव है, तो दोनों साल का एक्सपेंस नहीं आया हुआ था, दोनों साल का एक्सपेंस डाल दिया। नहीं हुआ होगा ना, लिखा तो है, पी ने अकाउंटिंग नहीं की, कहा तो है। और अगर पी ने अकाउंटिंग कर ली होती तो बैलेंस शीट बना रहा है तो 22 की भी कर ली होती। ऑटम 15 कहा था करने को, किया है। अरे मैंने तो नोट ही नहीं किया, वो मेरी क्लास में ही है, मैं तो 3 दिन से गौर ही नहीं कर रहा। वो किया सवाल, ये जो आखिर में 5-6 लोग बैठे हुए, मैं वाकई भूल गया हुआ था, मैं तो इधर उधर देख रहा था बस। किया सवाल? हाँ भाई, कौन सा बोला? कौन सा सवाल पूछ रहा हूं? ऑटम 15 कौन से आईएएस का? कंसोलिडेशन। गुडविल किस दिन की फिगर है? एक्विजिशन डेट की फिगर। हम ये कह रहे हैं कि उस दिन हमने जो खरीदा वो उसके लिए कितने पैसे दिए या कितने पैसे तय हुए। तो चूंकि ये एक्विजिशन डेट की सारी कैलकुलेशन है, ये जो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ले रहे होते हैं वो भी किस दिन की फेयर वैल्यूज होती हैं? एक्विजिशन डेट की ना, तो ये भी इसलिए एक्विजिशन डेट की फिगर है। 24 आया नहीं भी तो क्यों कट रहे? अच्छा, अगर 2024 की बैलेंस शीट मांगी होती तो पैसे दे दिए होंगे तब। 23 की बैलेंस शीट मांगी होती तो फिर हम इसको करंट लायबिलिटी में दिखाते, क्योंकि अगले साल खत्म हो जाना है इसने। अगर 23 की बैलेंस शीट मांगी होती ना तो फिर ये करंट लायबिलिटीज में आता। और ऑटम 15 उम्मीद करता हूं कि आपने किया होगा। किस किसने किया है? माशाल्लाह माशाल्लाह। है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑटम 16 भी किया है, वो हो गया। चलें, ऑटम 15 बता रहा हूं। ऑटम 15 में बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, बस सिर्फ वो बैलेंस शीट की चीजें कहा था कैलकुलेट करने को। 31 दिसंबर नहीं 30 जून क्या था? 30 जून 15 30 जून 15 की बैलेंस शीट की चीजें मांगी हुई, यानी ऐसे वो अपना गुडविल, रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई। 30 जून 15 है ईयर एंड। एक्विजिशन डेट क्या है? 1 जुलाई 14। अच्छा, एस की रिटेन अर्निंग्स कितनी है अभी बैलेंस शीट में? नहीं भाई, ये जो सवाल में टेबल दिया हुआ है, इस 18 के साथ क्या लिखा हुआ है? रिटेन अर्निंग्स 1 जुलाई 14, फिर उसके नीचे क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 15। तो मैंने इस वक्त ये पूछा है कि ये देखे ना, इधर ये इधर कह रहा हूं, ये इधर एस की रिटेन अर्निंग 24 हो गई ना, इस दिन क्या थी? 18। तो
इस साल में 6 कमाया। हम लोग जब गुडविल की वर्किंग करते हैं तो उसमें लेस नेट एसेट्स, अच्छा मैंने बताना तो शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 1 में 10 मिलियन प्लांट का मुझे लगता है मसला होगा, हाँ वो बता रहा हूं। उससे पहले जो वो 20 मिलियन है उसमें मसला है कोई, हाँ तो वो 10 मिलियन बता रहा हूं मैं। यहां नेट एसेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं रिटेन अर्निंग्स, जो कि इस सवाल में लिखी होगी 18। फिर उसके अलावा रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग में एड एस की रिटेन अर्निंग्स 24 लेस प्री 18। ये ना इस रिटेन अर्निंग को मैंने एक फ्लो में चलाया कि बैलेंस शीट में लिखी हुई फिगर यहां लिख दें, प्री इसमें से माइनस कर दें, वरना असल में ना हम यहां 24 और 18 नहीं लिख रहे, हम असल में यहां 6 लिख रहे हैं। ये 24 और 18 नहीं लिखा हुआ, ये 6 लिखा हुआ है। वो तो डायरेक्ट 6 ब्रैकेट में निकलवाना था तो मैंने आपसे 2 लाइनें अलग अलग लिखवा दी कि बैलेंस शीट की रिटेन अर्निंग्स लिख दें, उसमें से प्री माइनस कर दें, वरना अगर ये 2 लाइनें अलग अलग ना लिखें तो ये 6 है। यहां 24 और 18 नहीं लिखा हुआ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको 24 और 18 नजर आ रहा है, मैंने 6 लिखा हुआ है। ठीक है ये 6 है, ये 24 और 18 नहीं लिखा हुआ, ये 6 लिखा हुआ। तो रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग में हम पोस्ट फेज की अर्निंग्स लेते हैं जिसमें पेरेंट के साथ इसको ऐड करना होता है, और गुडविल की वर्किंग में प्री फेज की अर्निंग ले रहे होते हैं। तो हमने एस की अर्निंग्स को प्री और पोस्ट फेज में तोड़ा होता है, इसको गुडविल की वर्किंग में और इसको पेरेंट की रिटेन अर्निंग के साथ ऐड करते हैं। अगर इसमें कोई एरर है इसमें तो वो यहां ठीक होगा, और अगर इसमें कोई एरर है तो वो इस 18 में ठीक होगा। ठीक है, अगर सवाल में कोई ऐसा एरर दिया हुआ है ना, ये जो 10 मिलियन प्लांट वाली बात लिखी है ना, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है, ये एस का एक एरर है। अगर आपको क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है इस दौरान इस फेज में एस ने कोई एरर किया है जो कि उसके प्रॉफिट्स में एरर है, जैसे पहले वो था कि एस ने मैनेजमेंट सर्विसेज की फीस 3000 रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, तो वो हमने रिटेन अर्निंग में इधर रिकॉर्ड की थी। तो अगर एरर है ना इस फेज का तो उसको हम ठीक करते हैं इस वर्किंग में इधर, और अगर एस का कोई इस फेज का एरर है तो फिर ये 18 गलत है ना, तो हमको हम यहां ठीक करेंगे। ओके, एक एरर ये हुआ कि एक्विजिशन डेट यानी 1 जुलाई वाले दिन ही प्लांट की इंपेयरमेंट नजर आ रही थी 10 मिलियन, तो इंपेयरमेंट नजर आ रही थी तो एस को रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन एस ने उसको रिकॉर्ड करने में सुस्ती की और 2 दिन लगा दिए और 2 जुलाई को एंट्री कर दी। इस सुस्ती की वजह से हुआ सिर्फ ये कि 10 मिलियन जो कि इस फेज का एक्सपेंस था वो इस फेज में चार्ज हो गया। तो क्या करें, यहां एड बैक कर दें, यहां से माइनस कर दें, तो यहां इसको एड बैक कर देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं। समझ आई बात है जी? नहीं समझ आई? ये जो 10 मिलियन है, अच्छा चलें छोड़ें, इससे पहले 20 मिलियन क्या है? वो लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। क्या हमने एस को कहना है कि अपनी बुक्स चेंज करो? नहीं, वो सिर्फ कंसोलिडेशन में करने वाला काम है, और फेयर वैल्यू एक्सरसाइज सिर्फ एक्विजिशन डेट की हो रही होती है, या अब ऐसे ही चलेगा आइंदा भी, हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे। सिर्फ एक्विजिशन डेट की होती है, और उसकी वजह भी क्या होती है कि हम सही गुडविल जान सकें। तो लैंड की फेयर वैल्यू 20 मिलियन ज्यादा थी, एस को ये नहीं कह रहे चेंज करो, बस हमने कर ली कंसोलिडेशन में। लेकिन 10 मिलियन क्या है? प्लांट का इंपेयरमेंट लॉस है, तो इंपेयरमेंट तो करनी चाहिए उसको रिकॉर्ड, तो एस ने ना इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन 2 दिन बाद। ऐसा करने से 2 जुलाई की एंट्री इधर रिकॉर्ड हुई कि इधर रिकॉर्ड हुई, जबकि वो एक्विजिशन डेट पे ही इंपेयर्ड था, तो उसी प्री फेज में इसको एक्सपेंस बनना चाहिए ना। तो एक एक्सपेंस है जो प्री फेज में बनना चाहिए था, एस ने उसको पोस्ट फेज में बनाया, तो यहां गलत बना लिया, एड बैक कर देंगे। यहां चार्ज होना चाहिए था, अब चार्ज कर देंगे। ये पॉइंट 1 का बुलेट पॉइंट 2 जी। नहीं हाँ ऑल्सो लिखा हुआ, नहीं नहीं, पॉइंट नंबर 1 शुरू से पढ़ते हैं ना। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ बीएल्स नेट एसेट्स वाज इक्वल टू देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। अब ये जो एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग है, ये मेहनत, ये सारी कैलकुलेशन पी कर रहा होता है, फेयर वैल्यूज वगैरह चेक कर रहा होता है, और उसने अपनी इन कैलकुलेशंस के अंदर ये देखा कि फेयर वैल्यू ऑफ लैंड ज्यादा है, प्लांट की वैल्यू कम है, एक्चुअली वो इंपेयरमेंट की वजह से ही कम है, और एस को बताया होगा, एस ने एंट्री कर ली इसकी,
वरना बुलेट पॉइंट 1 की तो एस एंट्री नहीं करेगा ना। तो बुलेट पॉइंट 2 चूंकि वाकई एक इंपेयरमेंट लॉस एस का अकाउंट फॉर करने वाला था, तो इसलिए एस ने उसकी एंट्री कर ली। ये ऑल्सो का मतलब, अच्छा अगर इसको अगर हम दोबारा भी मान लें तो द इंपेयरमेंट वाज आल्सो रिकॉर्डेड बाय बीएल ऑन 2 जुलाई। मेरे ख्याल में ऑल्सो नहीं होगा, उसमें अगेन होना था। जितनी मुझे टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, ऑल्सो नहीं होना था। ऑल्सो जो है ना वो बीएल के साथ ऑल्सो है, यानी कि बीएल ने भी इसको रिकॉर्ड कर लिया। जो जीएल है उसके तो हिसाब किताब में ये है, लेकिन बीएल ने भी ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय बीएल ने भी रिकॉर्ड कर लिया। तो मुझे तो ये बीएल के साथ ही ऑल्सो लग रहा है। आप 2 जुलाई के साथ ऑल्सो लगा रहे हैं। बस हो गया पॉइंट 1। पॉइंट यूआरपी बताता हूं जी, 1 मिनट बता लूं फिर इसी पॉइंट से पूछना है जी। किसका एक्सपेंस है? प्री, ठीक है। हाँ मैंने कहा पी का कह रहे हो, प्री। कौन सा ओपनिंग बैलेंस? हाँ जी, तो यही चीज तो मैं कह रहा था कि यहाँ 24 और 18 नहीं लिखा हुआ, यहाँ 6 लिखा हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जब इसको हम 18 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ 8 लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ये 6 लिखा हुआ, ये 24 और 18 नहीं लिखा हुआ, ये 6 है जो वहां लिखा हुआ है। तो इधर से माइनस करने से वो 6 भी चेंज हो जाएगा क्या? यही कह रहा हूं ना सरकार के 24 माइनस 18 नहीं लिखा हुआ, ये 6 लिखा हुआ। उसने प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 दिया है ना। अभी अगर हमने इस 18 को चेंज कर दिया तो 6 भी चेंज हो गया, नहीं हुआ ना चेंज। क्या क्या क्या? हाँ हाँ ठीक है। इस 6 में 10 मिलियन का क्या इफेक्ट डालना चाह रहे हैं आप? माइनस क्यों करना चाहिए? इधर से निकालने है आपका मुराद? इधर से इंपेयरमेंट निकालने का मतलब माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ऐड बैक करेंगे ना, है ना? ये मैंने क्या किया? हाँ ये किया है ना। नहीं चले ठीक है क्या? नहीं आप कह रहे हैं ये माइनस नहीं होना चाहिए। आपने मुझे कहा 6 में 10 ऐड होना चाहिए, अभी कह रहे थे ऐड, तो मैंने ऐड ही किया ना। जीएल के पास स्टॉक जो इसने, जीएल है ना, जीएल बीएल है ना, जीएल के पास स्टॉक पड़ा हुआ है बीएल से खरीदी चीजों में से कितना? बीएल के पास स्टॉक पड़ा हुआ है जीएल से खरीदी हुई चीजों में से 5। एक दूसरे से खरीदी हुई चीजें मतलब यूआरपी है। बीएल ने नहीं, जीएल ने कुछ चीजें बेची थी बीएल को जो ईयर एंड तक बीएल को नहीं मिली, गुड्स इन ट्रांजिट। कितने की? 3 मिलियन। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसने कहा है कि जो करंट अकाउंट बैलेंस का डिफरेंस है तो ये वो डिफरेंस गुड्स इन ट्रांजिट है। तो कितना डिफरेंस है? हैं जी? अच्छा इसमें ना कोई साइंसदान ऐसा हो सकता है, वैसे तो एग्जामिनर को नहीं करनी चाहिए थी हरकत, लेकिन कोई साइंसदान ऐसा हो सकता है जो 7 और -4 का डिफरेंस 11 बना रहा हो है ना? ये असल में ना ये क्रेडिट के साथ ब्रैकेट मैंने लगाया था, असल में आईकेएफ के क्वेश्चन में नहीं था। तो उसने सिर्फ डेबिट क्रेडिट किया कि एक को 7 पॉजिटिव और एक को 4 नेगेटिव लिखा हुआ था। तो वो शायद ज्यादा ही अज्यूम कर गया था कि स्टूडेंट इसको सही समझ ही लेगा। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ अपोजिट साइन शो कर रहे हैं, यानी एक 7 और 4 ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट सिर्फ प्लस माइनस साइन इसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि एक का रिसीवेबल है तो दूसरे का पेएबल है। तो वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। डिफरेंस 7 और -4 का नहीं लेना, डिफरेंस 7 और 4 का लेना है।
ज्यादा ऊंची बात हो गई है ना। एक की बुक्स में आ रहा है 7, दूसरे की बुक्स में आ रहा है 4। अब ये जो 7 और 4 है, पहले सवालों के अंदर ये बैलेंस शीट में आपको अलग अलग लिखा नजर आता था। यानी आपको बैलेंस शीट में ये 7 एसेट्स में लिखा नजर आ रहा था, ये 4 अलग से लायबिलिटीज में लिखा नजर आ रहा था। तो फिर ये पहचानने में मुश्किल नहीं थी कि इनमें से रिसीवेबल कौन सा, पेबल कौन सा, कौन सा रिसीवेबल है। क्यों? डेबिट का, क्योंकि एसेट्स में लिखा होता था और ये लायबिलिटीज में लिखा होता था। अब उसने बैलेंस शीट की शक्ल देने की बजाय ये एक ही लाइन में लिख के दिखा दिए। जब एक ही लाइन में लिख दिए तो फिर कैसे पता कि कौन सा रिसीवेबल है कौन सा पेबल है? तो वो उसने डेबिट क्रेडिट के नाम से बता दिया। और ये क्रेडिट को मैंने ब्रैकेट लगाया था, वरना असल सवाल में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था। असल सवाल में बस उसने डेबिट स्लैश क्रेडिट लिखा हुआ था और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिखा हुआ था। तो नेगेटिव पेएबल को शो कर रहा है। तो ये 7 और -4 का डिफरेंस नहीं है, 7 और 4 का डिफरेंस है। तो ये 3 मिलियन की गुड्स एंड ट्रांजिट है। गुड्स एंड ट्रांजिट की डायरेक्शन किधर है, किधर जा रही थी? बीएल की तरफ। तो हम लोग एंट्री कर लेंगे इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। बैलेंस शीट का सवाल नहीं है, वरना क्रेडिटर्स में ऐड कर लेते, इधर कर लेंगे ऐड। बीएल इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट करेगा। तो बीएल की अब यूआरपी वाली फिगर्स हो गई 8 और जीएल की यूआरपी वाली है 9। इसमें छुपा यूआरपी उसकी रिटेन अर्निंग से लेस और इसमें छुपा यूआरपी बीएल की रिटेन अर्निंग से लेस। ये था जी इस सवाल में जो मुझे लगता था 2 मसले। आपने और पूछना है तो पूछा। किसी से फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ना पढ़ी जा रही हो, किसी को रिक्वायर्ड की स्पेलिंग ना आ रही हो, और इस सवाल में कोई मसला? अच्छा, ऑटम 16 जिन्होंने किया है तो अच्छी बात है, शाबाश करना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया वो कर ले, मैं वो उसकी डिस्कशन पे नहीं, मैं आपको आगे एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूँ, कल कर लेता हूँ डिस्कस। ऑटम 16 कल डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, अब आगे ये होने लगा है कि मैं आपको ये एडजस्टमेंट पूरी करा रहा हूँ, कल एक फुल फ्लैज सवाल पास पेपर का खुद बोर्ड पे करूंगा और 1-2 एडजस्टमेंट्स रह गई छोटी छोटी, वो कल लपेट दूंगा। बैलेंस शीट खत्म, यानी कल बैलेंस शीट खत्म और एक पास पेपर का सवाल मैं और कर दूंगा, बस बैलेंस शीट क्लोज है। तो इनकम स्टेटमेंट की चूंकि तसल्ली बस प्रैक्टिस नहीं करा सकूंगा तो मिड में फिर बैलेंस शीट तक पूछूंगा। क्या जी? कौन सी एडजस्टमेंट की थी? हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कुछ लोगों को होता है दिमाग में कहां कहां फैक्ट जा रहे हैं, वो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए रखी है। कल मैं वो पढ़ा रहा था कंसिडरेशन किस किस शक्ल में हो सकती है, तो 2 बता दी, शायद 3 बता दी। अरे भाई 1 तो है ही ना, 2 बता दी। 3 में क्या लिखा था मैंने, हैं जी? कंटिंजेंट कंसिडरेशन। अच्छा, इसके लिए ना एक कहानी बता रहा हूं, वो अपने अल्फाज में लिख लेना ताकि आपको याद रही है क्या। कोई 1-2 लाइनें लिख लेना, मैं बता देता हूं, समझा देता हूं, फिर 1-2 लाइनें लिख लेना कि बाद में पढ़ें तो याद रहे कि क्या चीज है ये। अगर पी शेयर्स खरीदते हुए फौरन पैसे दे रहा है तो ये तो उसी वक्त पैसे दे दिए, और डेफर्ड में क्या है, बाद में दे रहा है लेकिन शायद देगा पैसे, नहीं देने हैं पैसे, यानी ये पक्की जिम्मेदारी है, इसलिए लायबिलिटी बनाई थी। कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी एक वादा है, अभी नहीं दे रहे पैसे। कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी एक वादा है कि इतने पैसे देंगे, लेकिन वो जो वादा है वो एक अगर के साथ जोड़ दिया कि अगर फलाना फलाना काम हो गया तो देंगे, वरना नहीं देंगे। अब वो अगर क्या हो सकता है ऐसी कोई बात रखी हो कि अगर डॉलर इस रेट से नीचे आ गया तो फिर देंगे, हो सकता है ये रखा हो कश्मीर आजाद हो गया तो देंगे, हो सकता है ये रखा हो कि वो डिनर कैंसिल हो गया तो फिर देंगे, हो सकता है ये रखा हो कि अगर प्रॉफिट्स इतने बढ़ गए तो फिर देंगे। तो कोई भी वादा जो पक्का था पैसे देने का बाद में, वो डेफर्ड था, और ये वो है जो बाद में पैसे देने का वादा है लेकिन वो अगर के साथ वादा है, कोई कंडीशन साथ जोड़ी हुई है, कोई टारगेट रखा हुआ है, अगर वो टारगेट पूरा होगा तो पैसे देंगे। तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है पैसे देने का ही वादा, लेकिन मशरूत है, कंडीशनल है, एक सर्टेन टाइम तक अगर वो टारगेट पूरा हुआ तो पैसे देंगे। बता दिया मैंने। कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी एडिशनल पैसे देने का ही वादा है डेफर्ड की तरह, लेकिन डेफर्ड में क्या था,
पैसे पक्के देने ही देने थे। कंटिजेंट में भी पैसे देने का वादा है, लेकिन वो जो वादा है वो डिपेंडेंट है किसी काम के होने पे, कंडीशनल है किसी काम पे होने पे। तो वो कोई ना कोई टाइम तय किया होगा और कोई टारगेट तय किया होगा कि अगर उस टाइम तक ये टारगेट पूरा हो गया तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नहीं, एडिशनल मैं कह रहा हूं, जो उस वक्त 25 रुपए फौरन पकड़ाए, उसके अलावा 40 और देने की बात करो, ये मैंने एडिशनल बोल दिया। वरना हो सकता है कि शेयर खरीदे ही उधार पे हो सकता है कि 100 रुपए प्राइस तय की हो और कुछ भी अभी पे ना किया हो और कहा हो कि 100 रुपए देंगे 2 साल बाद, तो फिर है ही सिर्फ डेफर्ड कंसिडरेशन। कंटिजेंट कंसिडरेशन और डेफर्ड कंसिडरेशन का फर्क आया समझ? डेफर्ड कंसिडरेशन में पैसे लाजमी देने हैं, कंटिजेंट कंसिडरेशन के अंदर पैसे देने हैं लेकिन अगर कोई कंडीशन पूरी हुई तो। एस के पुराने लोगों ने ना बड़ी तारीफें कर करके शेयर्स बेचे थे और ज्यादा पैसे मांगे थे, तो पेरेंट ने कहा कि अच्छा चलो हम 15 रुपए तो तुम्हें अभी दे देते हैं, 40 रुपए और दे देंगे कि अगर इन 2 साल में एस का प्रॉफिट 8% पर ईयर ग्रो कर गया तो, और अगर नहीं किया तो नहीं देंगे। अगर ये डेफर्ड पेमेंट होती तो फिर 40 लाजमी देने थे, और लाजमी देने थे और पता है 2 साल बाद देने थे, तो फिर हमने इसकी निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू और लायबिलिटी बनाई थी। अभी भी हमारा वादा है इसलिए लायबिलिटी तो बनेगी लेकिन प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकलेगी, इस वादे की फेयर वैल्यू निकलेगी। और इस वादे की फेयर वैल्यू जो है ना वो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल मॉडल से निकलती है। वो उनमें से कोई भी आपने पूरे सीए में नहीं पढ़ना, वैसे बता रहा हूं, कुछ ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स वगैरह होते हैं। तो इस वादे की फेयर वैल्यू निकलेगी लेकिन वो आपको गिवन होगी। किस वादे की? 40 रुपए देने का जो वादा किया हुआ है, क्योंकि इस वादे में अनसर्टेनिटीज है ना। क्या क्या अनसर्टेनिटीज है? कि प्रॉफिट इतना ग्रो करे ना करे। अच्छा, क्यों ना करे? तो क्या क्या मसले हैं, क्या क्या अनसर्टेनिटीज है? नहीं, कुछ भी तो हो सकता है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं वो अमजद का जो है पता नहीं सीलो पास होता है कि नहीं होता, ये अनसर्टेनिटी है। क्या अनसर्टेनिटी है? कि मार्केट में कहीं नया कंपेटिटर ना आ जाए, कहीं गवर्नमेंट चेंज ना हो जाए, कहीं इंपोर्ट ना खुल जाए, कहीं एक्सपोर्ट बंद ना हो जाए। ये चीजें सब अनसर्टेनिटीज है ना, इन सब की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो इसके लिए ना कुछ मॉडल्स होते हैं जिनसे इस वादे की फेयर वैल्यू निकलती है। आपको वो फेयर वैल्यू गिवन होगी, जैसे मैं इस सवाल में दे रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट प्रॉमिस 1 जनवरी 21 को, 31 दिसंबर 21 को, 31 दिसंबर 22 को। 1 जनवरी 21 को है 12 रुपए, 31 दिसंबर 21 को है 25 और 40। अच्छा, ये जो वैल्यूज दी हुई है ना आपको, ये मैं लाल से जो लिख रहा हूं इस सवाल का हिस्सा नहीं है, आपको बता रहा हूं।
जी जी तो सर ये हम इसकी एसआईपी तो डाले कंसोलिडेशन स्टेटमेंट अगर हमारा पी का और इसका ये रेंट डिफरेंस होगा ये एडवांस लेवल का सवाल है, यानी कैप से ऊपर का सवाल है। हो सकता है, अगर हो तो फिर वो स्पेशल स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि कंसोलिडेट हो सके। हो सकता है लेकिन कैप लेवल पे नहीं है। थोड़ा सा जल्दी जवाब है, थोड़ा सा जल्दी है सवाल। अभी मैं 4 एंट्रीज कर लूँ ना फिर पूछना। ये कौन मिटा गया यार? ये ना मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ फैक्टर्स की प्रोबेबिलिटीज कंसिडर हो रही होती हैं। उनमें से एक जो सिंपलेस्ट चीज है जो आपसे टेस्ट हो सकती है वो है ये समेशन पी एक्स, यानी ये सिंपलेस्ट चीज है जो आपसे टेस्ट हो सकती है, अदरवाइज आपको वैल्यू दी होगी। इससे मेरी मुराद ये है कि 1 जनवरी 21 पे शायद ये 12 रुपए ऐसे निकला हो कि 40 रुपए देने पड़ जाएंगे, इस बात की 30% प्रोबेबिलिटी है। तो 40 इंटू 0.3 ये 12 ऐसे निकला हो। लेकिन ये एक तरीका हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, इसलिए आपको ये फिगर्स गिवन होंगी। अच्छा जी ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि पी की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। पी की बुक्स में हम इस मामले की अकाउंटिंग कर लेते हैं। 1 जनवरी 21 इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश 3000 इंटू 15 जी 45,000 जी इसका आंसर हो रहा है। ये एंट्रीज हो रही हैं पी की बुक्स में। मैंने आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ानी यही ये कह के शुरू की थी कि मैं आपको ना ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा रहा, हम मुख्तलिफ चीजें पढ़ रहे हैं कि इनकी पी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए। एक बार आपको सही कंप्लीट अकाउंटिंग पता चल गई तो फिर जो भी सवाल में एरर दिया हुआ अकॉर्डिंगली ठीक करेंगे। तो मैं पी की बुक्स में, इसकी रिक्वायरमेंट है पी की बुक्स में पूरी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग। अब ये जो वादा है, चूंकि वादा है इसलिए लायबिलिटी तो बनेगी, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, लेकिन इस वादे को हम लायबिलिटी बनाएंगे इस वादे की प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं, फेयर वैल्यू पे, जो कि है 3000 इंटू 12 रुपए 36,000। तो गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट 81,000 हुआ करेगी। फिर चूंकि ये एक वादा है जिसके फैक्टर्स के चांसेस कम ज्यादा होने से इस वादे की वैल्यू कम ज्यादा होगी, तो इसलिए इसको हर ईयर एंड पे अपडेट भी किया जाएगा। तो 31 दिसंबर 21 इस वादे की वैल्यू क्या बन गई अब 25, तो बढ़ाना है लायबिलिटी को, तो क्रेडिट कितने रुपए से बढ़ाएं? 13 रुपए से, 39,000। डेबिट क्या करें? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अब, यानी इन्वेस्टमेंट तो होती है उस वक्त कितनी वर्थ में बात तय हुई थी, वो हो गई 81,000। अब उसके बाद बस टाइम गुजर रहा है और हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो फायदा नुकसान है? नुकसान है, ये P&L में जाएगा। एक साल और गुजर गया, 31 दिसंबर 22। अब क्या हुआ? इस वादे की वैल्यू और बढ़ गई, तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन और क्रेडिट 15, 45,000 P&L। अच्छा, अगर ये कम हो जाती तो फिर P&L क्रेडिट हो जाता। और फाइनली 1 जनवरी 23 को पैसे दे दिए उन लोगों को, तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन लायबिलिटी खत्म हो गई, कैश क्रेडिट। कितने पैसे दे दिए? 40, 1,20,000। और अगर ये एंट्री करने के बाद फाइनली पता चलता कि नहीं देने पड़ रहे पैसे, तो रिवर्स कर देते हैं, कंटिंजेंट डेबिट P&L क्रेडिट।
अब पूछें। सर वो मैं पूछ रहा था कि अगर हम पे नहीं कर रहे तो कैश पेमेंट जो पे की होगी नहीं ना, हमने इसको थोड़ी लायबिलिटी कहा है, हम इसको कह रहे हैं। सर पास और पूरी 3000 शेयर के ऊपर हो रही है और उसकी कंसिडरेशन हमने उन 3000 शेयर्स के 15 रुपए तो फौरन दे दिए, वो तो मशरूत है ही नहीं। इस 40 को शर्तिया रखा है, तो ये दिए तो नहीं है अभी, ये तो टारगेट पूरा होगा तो देंगे। सर समझ आ गया, लेकिन दोनों की कंसिडरेशन एक ही चीज के ऊपर है ना, 3000 शेयर। 3000 शेयर्स खरीदे, उनको कहा इतने पैसे तो अभी रख लो, प्लस इतने पैसे और दे देंगे। हाँ, अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो बस 15 रुपए, वो तो हमने उसी दिन खरीद लिए। कंटेंजेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम वापस कर देंगे। शेयर्स तो खरीद लिए हमने, 15 रुपए तो उसी वक्त दे दिए, शेयर्स हमारे हो गए, बाकी पैसे मजीद दे देंगे अगर ये टारगेट पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ तो नहीं देंगे। शेयर्स अपने ही हैं, शेयर्स नहीं वापस कर देंगे जी। किस एंट्री से पेमेंट ही नहीं हो रही तो किस पेमेंट से एंट्री क्या होनी है, किस अमाउंट से? जितनी कंटिंजेंट कंसिडरेशन अब तक हमारी बुक्स में आ चुकी हुई है, जैसे ये अभी तक कितनी बन गई 75, तो अगर 2022 में जाके ये अब हालात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जीरो, तो फिर ये 75 का 75 रिवर्स हो जाएगा। कंटिंजेंट कंसिडरेशन को खत्म कर देंगे अगर नहीं देनी पड़ी, तो जितना भी उसका बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। P&L क्रेडिट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन को खत्म कर देंगे तो डेबिट और P&L क्रेडिट। और अगर सवाल में कहा हुआ कि पेरेंट ने 2021 का सवाल है, 2021 का, और बुक्स में और कहा हुआ पी ने इसकी एंट्री नहीं की कंटिंजेंट की, तो क्या क्या करें, क्या क्या करें? गुडविल की वर्किंग में तो इन्वेस्टमेंट ये पूरी रखेंगे, और पेरेंट ने अगर इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसने एक्सपेंस नहीं बनाया, ये एक्सपेंस बना देंगे, और लाइबिलिटीज में 75,000 लिख देंगे, 75,000 लिख देंगे। हाँ ये बस, ये नोटेड। कोई बात नहीं, खड़े रहने दें बाहर। नंबर 4 क्या था? शेयर एक्सचेंज। ये क्या लग रहा है नाम से? शेयर एक्सचेंज लग रहा है। अरे वाह, कैसे पता लगा? शेयर एक्सचेंज क्या हो रहा होगा? पी उन लोगों से एस के शेयर लेके बदले में अपने शेयर इशू कर रही होगी। चल, रिक्वायर्ड है पी की बुक्स में एंट्रीज। नहीं, सवाल नोट आपने करना है।
अच्छा, कोई भी चीज खरीदते हैं, इससे हट के बात कर रहा हूं, बचपन से जो पढ़ा है, कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो हमें कितनी कॉस्ट करती है, कि वो मार्केट में कितने की मिलती है, फिर हमारे पास से क्या गया है। तो हमने एस के शेयर्स खरीदे, कितने खरीदे, 3600। अब उस 3600 के लिए हमारे पास से एक तो गया कैश, कितना कैश गया, 18 रुपए इंटू 36, कितना 464 800। इसके अलावा हमने अपने शेयर्स दिए। अच्छा, अपने कितने शेयर्स दिए, FAR1 में आपने राइट इशू, बोनस इशू वगैरह पढ़ा हुआ है, 243। हमने एस के 3600 लिए हैं और 243 अपने कितने दिए, 2400। हमने जो अपने 2400 शेयर्स दिए हैं वो कितनी वर्थ के थे, तो हमने 45 वर्थ के शेयर्स उनको दे दिए। तो हमें क्या कॉस्ट की शेयर्स की इन्वेस्टमेंट, दिस प्लस 2400 इंटू 45। हमने इतना कैश दिया और इतनी वर्थ के शेयर्स दिए, ये हमें कॉस्ट पड़ी है। तो इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट, 17800। ये वाली बात आई समझ, बात नहीं समझ आई। 2400 नहीं आया कि 45 नहीं आया, 3600 शेयर्स एस के लिए हैं, उन लोगों को बदले में अपने कितने शेयर्स दिए हैं, तो कितने बने टोटल, 3600 इंटू 2/3। क्रेडिट क्या होगा, पी ने शेयर इशू किए हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा कितने से, 24 शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे क्रेडिट होता है, फेस वैल्यू, बाकी प्रीमियम। कितना बना देखें, कितना 84,000। ठीक है, मैंने फेस वैल्यू नहीं बताई, 10 रुपये तो होती है इसलिए मैंने 10 ही लिए। तो कैपिटल फेस वैल्यूज पे क्रेडिट होता है हमेशा, तो जो उससे ऊपर है वो प्रीमियम है। अच्छा, इसके बाद साल एंड पे, अगले साल एंड, अगले साल एंड, कुछ भी नहीं, ये बस एक्विजिशन डेट पे है। वो तो डेफर्ड में था कि इंटरेस्ट बन रहा था, वो तो कंटेंजेंट में था कि हर साल अपडेट कर रहे थे, ये बस सिर्फ यही। अच्छा, इसमें आपसे सवाल में हो सकता है कहा हो कि पेरेंट ने शेयर एक्सचेंज की एंट्री नहीं की, तो अब कर लेंगे। तो ये बता रहा हूं जो सही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब सवाल के अंदर क्या एरर बताया वो सवाल देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चले जाएं यार, चले जाएं।